तो अब हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 250 candidates who failed in an examination, it was revealed that 128 failed in math, 87 in physics and 134 in chemistry and 31 failed in math। यानी कि 128 फेल्ड हो गए हैं मैथ में, 87 फिज़िक्स में और 134 केमिस्ट्री में और 31 फेल्ड हो गए मैथ में और फिज़िक्स में। मतलब 31 ऐसे हैं जो मैथ और फिज़िक्स दोनों में फ़ेल हो गए, 54 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और मैथ दोनों में फ़ेल हो गए और 30 ऐसे हैं जो कि फ़ेल हो गए हैं केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में। तो हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स और इन मैथ बट नॉट फिज़िक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये निकालना है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं। सो आंसर है हमारा, देखिए मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों मिला के 250 है। ठीक है, यानी जो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट हैं कितने हैं, 250 हैं। अब उसमें से अगर हम मैथ के देखें, सिर्फ मैथ के, तो 128 पास हुए हैं और सिर्फ अगर फिज़िक्स के देखते हैं तो 87, सॉरी पास नहीं फेल हुए हैं। और केमिस्ट्री के देखें तो 134, एक बार देख लेते हैं, 100, ठीक है 134 इन केमिस्ट्री, 134 इन केमिस्ट्री है और 87 इन फिज़िक्स। ठीक है, 134 इन केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब उनमें से हुआ ये है कि मैथ और फिज़िक्स दोनों अगर मिला देते हैं तो दोनों में मतलब 2 ऐसे सब्जेक्ट मतलब मैथ और फिज़िक्स हैं जिसमें 31 बच्चे फेल हैं और केमिस्ट्री और मैथ इसमें 54 और केमिस्ट्री और फिज़िक्स इसमें कितने हैं, 30। ठीक है, तो पहले तो हमें पता लगाना है टोटल का, यानी कि मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री कि 3 सब्जेक्ट में टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं। दूसरा पता लगाना है हमको कि मैथ में कितने बच्चे फेल हुए हैं लेकिन फिज़िक्स को छोड़कर। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पी का मैंने क्या लिया, कॉम्प्लीमेंट लिया है। ठीक है, तो ये जो साइन है हमारा कौन सा है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। ये आप चाहते हो इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी एम माइनस पी। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट निकालेंगे, तो एन पी यू सी एम, ये हो गया हमारा प्लस एन पी एन सी माइनस ये पी हो गया हमारे पास एन सी माइनस पी और ये सी। ठीक है, प्लस एन एम पी और ये सी। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना क्वेश्चन। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 250। ठीक है, हमारे पास मैथ के कितने बच्चे हैं, फेलियर 128, उसके बाद फिर 87, फिर 134, फिर 31, 54, 30, इसका हमको नहीं पता। ठीक है, यही हमको पता लगाना है। तो इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 16। तो यानी कि हमारे पास 16 ऐसे बच्चे आ गए जो कि तीनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, अब ऐसे बच्चे पता लगाना है जो मैथ में फेल हैं लेकिन फिज़िक्स में फेल नहीं है।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो 128 माइनस कर देंगे 31, यानी कितना आ गया 97। दैट्स इट, यह आ गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हमारे ये 3 कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, एप्लीकेशन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, और एप्लीकेशन टू प्रोबेबिलिटी, और एप्लीकेशन टू डीरेंजमेंट्स, ठीक है। तो मैं ये फर्स्ट और थर्ड कराऊंगा, सेकंड नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें बस यही पूछा गया कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका यूज़ क्या है, ठीक है। वो तुमको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कराऊंगा मैं, ठीक है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड कराऊंगा मैं। तो एप्लीकेशन टू सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, पहले हम इसको ठीक से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 सेट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेट, एक सेट है x, एक सेट है y। इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है 2 3 4, और ये हो गया 5 6 7, ठीक है, और 8। ये हमारे पास 2 सेट हैं। तो इसको हम फंक्शन में बोलते हैं, इसको डोमेन, और उसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। अब फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मैप होने चाहिए किसी न किसी से। जैसे यहाँ पर अब जैसे 1 है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, वो है 2x, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये 2x है, और 1 जो है वो मैप है 2 से, और जो 2 है वो मैप है हमारा पास 4 से, 3 जो मैप है वो है 6 से, ठीक है, और 4 जो है वो मैप है हमारा पास 8 से, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास सेट हैं, ठीक है, 2 हमारे पास सेट हैं, और सेट ए का सेट बी के हर एलिमेंट क्या आते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो जो हमारे पास दूसरा सेट है, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट है उससे मैप है। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, जैसे यहाँ पे देखो 3 खाली है, 5 खाली, 7 खाली है, खाली ना हो, ठीक है। तो उस केस में इसको हम एक अलग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। बट मान लेते हैं कि अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, अब 1 का यहाँ पे सिर्फ जो मैप है सिर्फ 2 के साथ है, और 2 का मैप किसके साथ है, 4 के साथ है, 3 का मैप किसके साथ है, 6 के साथ है, और 4 का मैप किसके साथ है, 8 के साथ है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे 1 1, ठीक है, 1 1, यानी कि इंजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको हम, इंजेक्टिव, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि एक और नाम क्या है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। और या फिर अगर मान लेते हैं अगर एक से ज़्यादा हुआ तो इसको एक एग्जांपल के मतलब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये रहा -2 -1 0 1 2 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो -2 है वो मैप है हमारा 4 के साथ, और जो ये वाला 2 है वो भी मैप है उसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। अब -1 मैप है 1 के साथ, ठीक है, और ये वाला जो +1 है ये भी मैप है ये 1 के साथ, ठीक है, और जो 0 है वो मैप है 0 के साथ। अब देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं ना वो यहाँ पे किसी न किसी के साथ मैप है। बट यहाँ पे ये वाला और ये वाला जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, ठीक है, ये देखो जैसे अब ये जो मैप है इसके साथ है और ये वाला भी इसके साथ मैप है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इन दोनों के जो इमेज हैं वो 2 हैं। देखो यानी कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन अगर उसके 2 इमेज हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इस एलिमेंट के और इस एलिमेंट के, ठीक है, अगर सिर्फ एक ही इमेज होता, तो उससे हम बोलते हैं 1 1, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन। लेकिन अगर 2 हैं तो उसे बोलेंगे मैनी 1,
क्या बोलेंगे, मैनी वन। तो इंजेक्टिव फंक्शन की जो डेफिनेशन है आप मेरे साथ लिखो, इंजेक्टिव। जैसे ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो था इंजेक्टिव का, बट ये वाला जो यहाँ पर जो है वो मैनी वन का है। तो इंजेक्टिव को हम बोल सकते हैं 1 1। क्या बोल सकते हैं, 1 1, ठीक है। एवरी एलिमेंट, देखो ये वाला भी हमारा इंजेक्टिव भी है, ठीक है, ये वाला हमारा इंजेक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 1 इमेज है ना। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ 1 and only 1 image in codomain, ठीक है। तो उसे बोलेंगे क्या, 1 1। और अगर एक से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे क्या, मैनी मोर, सॉरी मैनी वन। क्या बोलेंगे उसको हम, मैनी वन। अब जो हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, अब वो देखो, सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या खास होता है, वन 2 3 4 5 2 4 6 8 कि देखो जैसे यहाँ पे अब 1 जो है वो इसके साथ है, मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, 2 है 4 के साथ, ठीक है, और 3 है हमारा 6 के साथ, 4 है हमारा 8 के साथ। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, अब देखो ये 4 एलिमेंट जो हैं वो इनके साथ मैप है, बट ये वाला मैप नहीं है। अगर ये वाला भी मैप होता है यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट के साथ, तो इसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ना तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए ना तो कोई एलिमेंट यहाँ खाली होना चाहिए, ना तो यहाँ पे खाली होनी चाहिए, दोनों मैप होने चाहिए, ठीक है, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसको अगर मैं मैप कर देता हूँ इसके साथ, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अब ये सर्जेक्टिव फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई खाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई खाली नहीं है। अब यहाँ पे तो और सर्जेक्टिव फंक्शन का एक और नाम है ऑन टू फंक्शन। क्या नाम है, ऑन टू फंक्शन। तो आप इसकी जो डेफिनेशन है आप वो लिख लो। तो यह है ऑन टू फंक्शन, या फिर बोल सकते हो सर्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन कि ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स, ठीक है, और ये और वाई और एक्स क्या है, ये सेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा 1 1 फंक्शन है, कौन सा ऑन टू फंक्शन है। देखो अब यहाँ पे 1 मैप है ए के साथ, 2 मैप है बी के साथ, 3 मैप है डी के साथ, 4 मैप है सी के साथ, यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वहाँ पे किसी न किसी के साथ मैप है, बट यहाँ पे ई और एफ नहीं मैप है, ठीक है ना। तो यानी कि ये 1 1 फंक्शन तो है, ये हमारा 1 1 फंक्शन तो है, ठीक है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन तो है, बट ये सर्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सर्जेक्टिव के लिए ये फंक्शन भी मैप होना ज़रूरी था, यानी कि ऑन टू फंक्शन के लिए ये भी मैप होना ज़रूरी था। तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब ये देखो 1 मैप है इसके साथ, 2 मैप है इसके साथ, 3 भी मैप है, 4 भी मैप है, बट ए ई एफ मैप नहीं है। तो अब देखो 1 1 की एक ख़ास बात ये है कि एवरी एलिमेंट, ठीक है, की जो इमेज है एक होनी चाहिए। देखो यानी कि इसकी इमेज अगर इसके साथ है तो इसकी इमेज इसके साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए ई एफ तो छूट ही रहा है। तो ये 1 1 नहीं है और ऑन टू भी ये नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो ये इसके साथ मैप है, ये इसके साथ मैप है, ये इसके साथ और ये इसके साथ।
तो ये 1 1 नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। ये 1 1 नहीं है बट ये ऑन टू है, क्योंकि जितने एलिमेंट है वो सारे मैप हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाला देखो, ये हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डीरेंजमेंट, ठीक है। अब ये क्या है, पहले इसको मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए, डीरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। सपोज दैट मान लेते हैं कि मैं आपको 10 नंबर देता हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, और मैं आपको 10 और मतलब 10 पेपर देता हूँ, और हर पेज पे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीरेंजमेंट। तो डीरेंजमेंट को पहले मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, सपोज दैट मान लेते हैं कि मैंने आपको चीज़ें दी, ठीक है। अब उन चीज़ों के आपको कुछ कॉम्बिनेशन बनाने हैं, बट वो कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए कि वो अपनी सही जगह पे ना हो। जैसे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, ठीक है, बट आपको उनको अब ऐसे बैठाना है कि वो आपको उनको इस तरीके से बिठाना है कि वो अपनी जगह पे ना बैठे हैं, ठीक है। तो वो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कि वो बैठे तो सही, लेकिन वो अपनी जगह पे ना बैठे। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं डीरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा डीरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मुझे D1 निकालना है तो सिंपली क्या लिखूँगा मैं, D1, ठीक है, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 1, ठीक है, 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, D1 का तो सिंपल 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और D2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये देखो ना, D2, तो यानी कि और यानी कि 1 आ गया। लेकिन जब हम D3 निकालेंगे तब भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आ जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, ठीक है, देखो 1/2 1 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। अगर 4 लेता मैं, देखो जैसे अगर मैं D4 लेता हूँ तो यानी कि 4 फैक्टोरियल माइनस, अब यहाँ पे लूँगा प्लस, ठीक है। अब अगर मैं 5 लेता तो D5, तो यानी 5 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। और अगर 6 लेता तो यहाँ पे प्लस 1/6 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होता है ये। तो जैसे अगर मैं अभी इसको सॉल्व करता तो मैं कैसे सॉल्व करता, 1/2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1/2, और 1/3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1/6, ठीक है। फिर वो माइनस होता, उसके बाद जाके ये, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है 6 सिंपली। तो यानी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या जाती, इसकी वैल्यू सिंपली आती है मेरे पास 2। मैं आपको करके दिखा देता हूँ चाहे तो। देखो इसको साइड में कर लेता हूँ। इसका देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और 1/2 1/6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2 कम 2, 6, 6 में से, ठीक है, और 3 दूनी 6, 2 आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके लिए डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाएगी, ठीक। जैसे कि अब D5 है तो यहाँ पे फिर आपको उसको सॉल्व करना, फिर 5 फैक्टोरियल निकालना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो डीरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। बट वो जो क्वेश्चंस होंगे वो जो हमारे पेपर हैं, ठीक है ना, हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। मतलब जो सर्जेक्टिव फंक्शन का है, डीरेंजमेंट का है, और
प्रोबेबिलिटी का है वो क्वेश्चन जो होंगे हमारे पेपर के होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे हम बुक के क्वेश्चन हम नहीं करने वाले।